नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो जेनेटिक्स सब्जेक्ट है। जेनेटिक सब्जेक्ट का आनुवंशिकी का सेकंड चैप्टर ये रहने वाला है। और इसके पहले अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कंप्लीट हो चुका है। तो किस किस साथी को समझ में आ गया कमेंट करके जरूर बता देना। और इसके साथ में ही जो जेनेटिक्स को भूत समझते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, तो उन साथियों को भी कमेंट जरूर करना है कि कोई दिक्कत है या बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। फर्स्ट क्लास और सेकंड को और अच्छे से आप सभी को समझा देंगे। और रिजल्ट आपका कैसा रहा पिछले सेमेस्टर का ये भी जरूर बताना। और इसके साथ में ही नोट्स वगैरह बनाते रहना बेटा। अक्षत जहांगीर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सभी साथी एक बार मैसेज करेंगे बेटा क्या हाल चाल आप सभी के, बढ़िया तो हो। और इसके साथ में अब सभी त्योहार लगभग अपने जन्माष्टमी 15 अगस्त, अब थोड़ा सा पढ़ाई की और अपने का रुझान हो जाना चाहिए। क्योंकि अब क्या आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, मिड टर्म आने वाले हैं। कई यूनिवर्सिटीज में अपन बात करते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई करना है बेटा। अच्छा हो गया सर, अच्छा 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 कवर हो गया पिछला। क्या है, मेरे को कमेंट थोड़े से मैंने वो बारीक कर रखे हैं, एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, उसके बाद में आपके कमेंट में मैं पढ़ पाऊंगा। और इसके साथ में कमेंट पढ़ने से ज्यादा तो है आपकी भावनाओं को समझकर जेनेटिक्स को ऐसे कैसे आपको समझा दे, तब मजा आएगा ना बेटा। कि बिल्कुल सर। तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स में बात करते हैं बेटा, दोबारा से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। जेनेटिक्स में दो चीजों का, अक्षत बेटा आपका कमेंट आ रखा है, आपका नाम याद है मेरे को, और बाकी साथी भी नाम याद करवाने के लिए एक बार क्या कर दो, मैसेज कर दो। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि जेनेटिक्स जेनेटिक्स में अध्ययन किस चीज का करते हैं, दो चीजों का करते हैं। एक तो हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, मेन तो हेरिडिटी का ही करते हैं बेटा। मेन तो हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वंशानुगत। अरे क्या होता है बेटा, वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे में कोई सिम्टम है, मेरे में कोई लक्षण है, वो लक्षण मेरी संतान में चला जाना क्या है बेटा, हेरिडिटी है। क्या है, हेरिडिटी। और इसके साथ में वेरिएशन, मतलब क्या वेरिएशन रहता है, मतलब क्या परिवर्तन रहता है, इन दोनों चीजों का अध्ययन। नरेंद्र गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अपन बात करते हैं इन दोनों चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, जेनेटिक्स। बोले तो आनुवांशिकी। अरे किसमें करते हैं बेटा, आनुवांशिकी में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दो चीजों का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में, एक वंशानुगत का, एक वेरिएशन मतलब परिवर्तन का। मतलब अपन आज की क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, आज की क्लास में मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। मतलब मेंडल, मेंडल को अपन क्या कहते हैं बेटा, अरे पिताजी कहते हैं। किसके पिताजी कहते हैं कि सर आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है। मतलब ये क्या है बेटा, जेनेटिक्स के फादर है। अब जेनेटिक्स के फादर तो है सर, अब जेनेटिक्स के फादर क्यों है, क्योंकि अपन बात करते हैं जेनेटिक्स में किस चीज का अध्ययन करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं कि सर लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट या अनोदर जनरेशन में क्या होना, ट्रांसफर होना, किनका, लक्षणों का। और जब ये ट्रांसफर होता है तो इसको शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, मतलब वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का अध्ययन किन्होंने किया था बेटा, मेंडल ने। वंशानुक्रम पर सिद्धांत दिए इन्होंने, मतलब इन्होंने समझाया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का गमन कैसे होता है। ये किन्होंने समझाया, अपने मेंडल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने ये समझाया। तो इसके बारे में ही अपन बात करेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। अब ये प्रिंसिपल समझने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, मतलब जो अपने को काम में आए। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी तो मैंने पिछली क्लास में भी बता दी थी और फिर भी मैं बताना चाहूंगा। वीरपाल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इसके बाद में अपन चलते हैं, देखो
सबसे पहली टर्मिनोलॉजी अपने हैं क्या, जीन। जीन के बारे में मैंने क्या बताया था, याद है क्या? अरे किस किस बच्चे को याद है कि सर जीन क्या होता है? जीन की मैं बात करता हूं, मैंने बताया था सूचना का पैकेट है। अरे किसका? सूचना या इंफॉर्मेशन का। किसका है बेटा? इंफॉर्मेशन का पैकेट है। अरे क्या है? इंफॉर्मेशन का पैकेट है। मतलब अपन बात करते हैं सूचना का क्या है? पैकेट है। क्या है बेटा? सूचना का पैकेट है। मतलब बात करते हैं जीन को पहले जो अपने मेंडल जी थे ना, मेंडल जी क्या कहते थे? जीन को कारक कहते थे। पहले क्या कहते थे? फैक्टर या कारक कहते थे। और इसके बाद में भाई साहब जोहानसन वगैरह ने क्या दे दिया? इसको जीन बता दिया कि भाई साहब ये कारक नहीं है, ये जीन है। मतलब अपन बात करते हैं जीन क्या होता है, ये डीएनए में पाया जाता है। किसमें बेटा? डीएनए। डीएनए बड़ा रूप है और इस डीएनए में जीन पाए जाते हैं। और इस डीएनए का जो जीन है, ये जीन क्या करता है? ये जीन सूचनाओं का, जैसे कि मैं बात करता हूं मेरी त्वचा का कलर अगर मेरी संतान में जा रहा है तो वो जीन के कारण जाएगा। अगर मेरी आंखों का कलर मेरी संतान में जा रहा है तो वो आंखों का कोई जीन होगा, इससे रिलेटेड उस जीन के द्वारा जाएंगे। मेरे बालों का कलर मेरी संतान में जा रहा है तो वो जीन के कारण जाएगा। मतलब ये क्या करता है? सूचना को लेकर जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वह कारक जो आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कोई भी आनुवंशिक लक्षण है जो ट्रांसफर हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी कौन होता है? जीन होता है। ठीक है, आनुवंशिकता की जेनेटिक्स की यूनिट अगर आपसे पूछ ले, मतलब आनुवंशिकता की इकाई आपसे पूछ ले, तो जीन है। क्या है बेटा? जीन है। और इसके साथ में ही मेंडल ने जीन के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया था। और जोहानसन ने 1909 में क्या दिया बेटा? जोहानसन ने 1909 में क्या दिया? 1909 में जीन शब्द दिया। क्या दिया बेटा? जीन शब्द दिया। अभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? इंग्लिश में है, जो अभी अपन ने बात की कि जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कारक क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट है। मतलब बात करते हैं कोई आनुवंशिक लक्षण के प्रकट होने के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन को मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था। क्या कहा था बेटा? फैक्टर कहा था। पर इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जोहानसन ने कौन सी टर्म दे दी उसके लिए? उसके लिए जीन टर्म दे दी 1909 में, याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा आता है एलिल। क्या आता है बेटा? एलिल आता है। तो अपन बात करते हैं एलिल किसको बोलते हैं? तो समजात गुणसूत्रों की संगत स्थितियों पर उपस्थित जीन के वैकल्पिक रूपों को समझना बेटा ध्यान से। जैसे कि मैं बात करता हूं टी टी और इसके साथ में टी टी। ठीक है, इन दोनों में तो यहां पर एक जीन के कितने एलील हुए? दो। कितने हुए बेटा? दो। तो अपन बात करते हैं इन दोनों में क्या करवाया? क्रॉस करवाया और ये अपने को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक जीन के दो एलील, ऐसे आपको समझना है। दो ही नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके बारे में और डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब बात करते हैं ये क्या होती है? जीन का वैकल्पिक रूप ही क्या होता है बेटा? एलील होता है। क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करते हैं, वही क्या है बेटा? वही अपने एलील है। वही अपने क्या है? एलील है। तो ध्यान से समझना कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी है? जीन की। तो अपन बात करते हैं वो अपने क्या हो जाएगा? एलील हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एलील हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाइब्रिड। इसकी बात करते हैं बेटा, हाइब्रिड की बात करते हैं। अब हाइब्रिड क्या है? अपन बात करते हैं हाइब्रिड क्या है। तो अपन दो कोई भी अलग अलग लक्षण रखते हैं, मतलब वैकल्पिक लक्षणों में भिन्नता रखने वाले पौधों में संकरण से उत्पन्न जो संतति होती है, जैसे कि बात करते हैं प्रोजेनी, कोई प्रोजेनी की बात करते हैं, कोई संतति है वो प्रोड्यूस होती है। क्रॉसिंग मतलब क्रॉस होने के बाद में किसके बीच में? टू प्लांट्स जो कि अलग अलग ट्रेट रखते हैं, अलग अलग लक्षण रखते हैं। जैसे कि ए और बी प्लांट में जो अलग अलग क्या रखते हैं? लक्षण रखते हैं, उनमें F1 प्राप्त हुई तो F1 को अपन क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। अरे ऐसे समझ लो कि जैसे कि इसमें अलग लक्षण है, इसमें
फूलों का कलर लाल है और इसमें भूरा है और इसके बाद में इन दोनों का मिक्स यहाँ पर आ जाए तो उसको अपन हाइब्रिड ही तो बोलेंगे। मतलब दोनों के लक्षण आ जाएं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड बोलेंगे। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब इसमें मोनो हाइब्रिड भी होता है, डाई हाइब्रिड भी होता है। जब दो पौधों के मध्य क्या होता है, संकरण के समय एक ही लक्षण को ध्यान में रखा जाता है तो इसको मोनो हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे कि सपोज कीजिएगा बेटा, इस प्लांट के बीच में और इस प्लांट के बीच में मैं क्या करवा रहा हूं, क्रॉस करवा रहा हूं। अब क्रॉस करवा रहा हूं तो इन दोनों के मेरे को किसके लक्षण लेने हैं, रोग प्रतिरोधकता के लेने हैं। किसके, रोग प्रतिरोधकता, मतलब डिजीज रेसिस्टेंस के मेरे को लक्षण लेने हैं। मतलब मैं बात करता हूं, मतलब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए करवाते हैं तो मोनो हाइब्रिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। ये आपके लिए बेसिक है, बेसिक मजबूत करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सिलेबस में वैसे अलग से नहीं है, टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है। इसके बाद में बात करते हैं डाई हाइब्रिड होता है। यहां पर देख लिए ना, ये मोनो हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड की बात करते हैं जब दो पौधों के मध्य मतलब बात करते हैं संकरण के समय दो लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। जब एक लक्षण को ध्यान में रखा जाता है तो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड। जब दो लक्षणों को ध्यान में रखा जाएगा, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाएगा तो बेटा उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको डाई हाइब्रिड। व्हेन टू ट्रेड्स, मतलब दो ट्रेड्स को अपन क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाते हैं तो वो अपने क्या होगा बेटा, वो डाई हाइब्रिड होगा। अरे क्या होगा बेटा, डाई हाइब्रिड होगा। सरिता बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके बाद में देखिएगा आगे अपने पास में आता है रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन, युद्धक्रम। युद्धक्रम की बात करते हैं, नर और मादा के रूप में बदलकर जब दो पौधों को अपन क्या करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, युद्धक्रम, मतलब नर और मादा के रूप में बदलकर पौधों को क्या करते हैं, नर और मादा के रूप में बदलकर इनको चेंज करके, परिवर्तित करके जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता बैक क्रॉस। क्या होता है बेटा, बैक क्रॉस। जब F1, जैसे कि सपोज कीजिएगा A और B, ठीक है, इससे मेरे को क्या प्राप्त हुआ, F1 प्राप्त हुआ। A और B में क्रॉस करवाने के बाद में मेरे को क्या प्राप्त हुआ, F1। अब F1 का क्रॉस में वापस जनक के किसी भी रूप से अगर करवा देता हूं, जनक से करवा देता हूं तो उसको बैक क्रॉस कहा जाता है। बेटा पीछे वाली चीज देखिएगा, F1 अपने हाइब्रिड प्राप्त हो गया। अरे इन दोनों में क्रॉस करवाने के बाद में F1 अपने पास में हाइब्रिड प्राप्त हो जाता है। और जब इसी हाइब्रिड का वापस से किसी जनक से, इससे या फिर इससे क्रॉस करवा दिया जाता है तो इसको बैक क्रॉस कहते हैं, मतलब पिछला। बेटा ये जो डायग्राम बस इतना सा याद कर लोगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कितनी ही हार्ड समझी जाती हो जेनेटिक्स, बहुत इजी है बेटा। अब इसमें क्या पूछा, बैक क्रॉस आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि दो अपन बात करते हैं माता और पिता में क्रॉस करवाया, ठीक है, माता और पिता में क्रॉस करवाने के बाद में क्या होती है, नई संतान प्राप्त होती है, मतलब F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। F1 का क्रॉस वापस पीछे वाले से करवा दो, ठीक है, और वो अपने पास में क्या हो जाएगा, वो अपने पास में बैक क्रॉस हो जाएगा। मतलब जब F1 का संकर क्रॉस किसी एक जनक से कराया जाता है तो इसे प्रतीप संकरण कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है टेस्ट क्रॉस। अरे बेटा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आप कंफ्यूज होते हो। अरे टेस्ट मतलब आपको जांच करनी है, अरे क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, जो F1 प्राप्त होता है अपने को, जो F1 हाइब्रिड प्राप्त हुआ, अरे क्या प्राप्त हुआ बेटा, F1 हाइब्रिड प्राप्त हुआ। इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस अप्रभावी जनक करवाएंगे जनक से ही,
करवाएंगे जनक से ही, पर अपन कौन से जनक से करवाएंगे बेटा? अप्रभावी जनक से करवाएंगे। अरे कौन से करवाएंगे? अप्रभावी जनक से। क्योंकि अपन बात करते हैं कोई डोमिनेंट होता है, कोई रिसेसिव होता है, कोई प्रभावी होता है, कोई अप्रभावी होता है। तो अपन बात करते हैं कि जब F1 का या हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं अप्रभावी जनक के साथ में। अरे किसके साथ में करवाते हैं? अप्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? अरे उसे अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। जब F1 का संकर का क्रॉस किससे करवाते हैं? अप्रभावी जनक से करवाते हैं। रिसेसिव, अभी मैंने बोला था एक क्या होता है? डोमिनेंट है। क्या होता है? रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या हुआ? अप्रभावी। जब अपन F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से, एक दो पेरेंट होते हैं उनमें एक रिसेसिव होता है एक डोमिनेंट होता है, तो रिसेसिव इससे जब करवाया जाता है तो वो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। अरे क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। अगर किसी एक से करवा दो आप पिछले जनक से, तो उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। रिसेसिव से ही करवाओगे तो भाई साहब उसको अपन क्या बोलेंगे रे? अरे उसको क्या बोलेंगे? कि सर आपने अभी बता दिया ना। इसके बाद में याद रख लेना, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन शब्द किन्होंने दिया था? याद रखना, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और इसके साथ में ही जीन शब्द किन्होंने दिया था? जोहानसन ने। अब याद रखिएगा बेटा, ध्यान से याद रखना कि एक होता जीनोटाइप, एक होता फिनोटाइप। मतलब एक आंतरिक, एक बाह्य। तो जीनोटाइप की बात, पहले फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। किसी के बाह्य लक्षणों व आकारिकी को लक्षण प्रारूप करते हैं। कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है और मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और इसके साथ में मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजी, इनकी जब स्टडी की जाती है, किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाह्य लक्षण और बाह्य विशेषताओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप बोलते हैं। लक्षण प्रारूप। फिर आता है जीनोटाइप। अरे किसी भी पौधे का आंतरिक, आंतरिक की बात करते हैं, आनुवंशिक संगठन, मतलब डीएनए वगैरह। क्या हो जाएगा? डीएनए वगैरह। तो बेटा उसी स्टडी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेनेटिक। जेनेटिक की बात करते हैं, कंप्लीट जेनेटिक, जीन क्या है, डीएनए क्या है, उन सभी की स्टडी की जाती है, तो उसको जीनोटाइप बोला जाता है। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों शब्द जोहानसन ने दिए थे, तो जरूर याद रखना इसकी टर्मिनोलॉजी। फिनोटाइप एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके साथ में बात करते हैं जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया जाता है, कंप्लीट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। अरे क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप बोलते हैं। इसके बाद में आता है डोमिनेंस। क्या आता है? डोमिनेंस। बेटा ध्यान रखिएगा, अपन बात करते हैं ये ए और बी जनक है, ठीक है? ए और बी जनक है, इन दोनों में अपन क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, F1 प्राप्त होता है। F1 में अपने को पता है कि लक्षण किसके दिखाई दे रहे हैं। F1 में किसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं? दैट इज, वो अपने क्या हो जाएगा बेटा? वो अपने डोमिनेंट हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। मतलब अपन डोमिनेंस किसको बोलेंगे बेटा? डोमिनेंस बोलेंगे कि ए और बी अपने पास में है, ए और बी में क्रॉस करवाते हैं, और इससे क्या होता है? F1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? F1 प्राप्त होता है। और इस F1 की अपन बात करते हैं, तो इस F1 में किसके लक्षण ज्यादा दिखाई दिए अपने को? अपने को किसके लक्षण ज्यादा दिखाई दिए? मतलब जिसके ज्यादा अभिव्यक्त होंगे, ठीक है, उसको डोमिनेंट बोल देंगे। जब भिन्न युग में विकल्पी लक्षण रखने वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है, दोनों लक्षण जो विकल्पी है, उन लक्षणों में से एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति होती है और दूसरा छिप जाता है, तो छिप जाने वाले को
जो दिखाई नहीं देता उसको रिसेसिव कहते हैं, और इसके साथ में ही जो दिखाई देता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऐसे समझो बेटा, एक रिसेसिव है, एक क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, वही हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है होमोजाइगस। अरे क्या आता है, होमोजाइगस। अब इधर समझना, होमोजाइगस, और इसके साथ में ही होमोजाइगस शब्द किन्होंने दिया था 1902 में, बेटसन ने। अब समझो, टी टी, ये टी टी, ठीक है, ये आर, ये आर, ठीक है, ये आर, ये आर, तो बेटा इनको क्या कहोगे, सम्मान, इक्वल। क्या होगा, इक्वलिटी दिखाई दे रही है क्या, कि सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये लॉन्ग टी, इसके साथ में स्मॉल टी, और इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब ये क्या है, सम्मान है। जब किसी पौधे में किसी लक्षण के लिए दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसको होमोजाइगस कहा जाता है। अरे मैंने कहा था बेटा कि एलिल, युग्म विकल्पी का मतलब क्या है, एलिल। ए कोई अपन बात करते हैं, कोई भी लक्षण है, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग की बात कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कैपिटल आर दर्शा रहा है। अब यहां पर अगर कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाता तो ये हेटेरोजाइगस होगा, मतलब विषम युग्म जी। पर बात करते दोनों ही क्या है, एलिल समान है बेटा, दोनों ही एलिल क्या है, समान है, मतलब इक्वल है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, होमोजाइगस बोलेंगे। ये क्या होंगे, होमोजाइगस है। और इसके साथ में ही हेट्रोजाइगस, मतलब ये दोनों ही चीजें क्या होगी बेटा, ये दोनों ही चीजें भिन्न होगी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। तो बेटा ये टर्मिनोलॉजी थी, मतलब ये बेसिक था, सिलेबस में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बता दो, क्योंकि मैंने ये इसलिए बताई है ताकि आप आगे कोई भी एग्जाम दो, उनमें जब पूछा जाए तो वो आपकी क्लियर हो सके, और इसके साथ में आपका फंडामेंटल क्लियर हो सके। और बेटा समझ में आया या नहीं आया, ये टाइम टू टाइम आपको बताते रहना। पिछली क्लास ली है तो पूरा समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, तो कैसा समझ में आया कमेंट करके जरूर बता दो, यस सर, यस सर। बेटा यस से काम नहीं चलेगा, अरे बेटा यस से काम नहीं चलेगा। अब ये जो 22 मिनट की क्लास हुई है, इस क्लास का वैसे कोई सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस में टॉपिक नहीं है। मेरे को सिलेबस करवाना होता मैं सिलेबस करवा देता, ठीक है, टॉपिक पर चर्चा करता, मेरे को तो वो जो उसके हेरिडिटी के सिद्धांत मंडल के वो पढ़ाने थे, पढ़ा देता। पर ये आपका वैसे क्लियर किया, आपका कैसा क्लियर हुआ ये एक्सप्लेनेशन के साथ में प्लीज प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं। इस टाइप की भी पीडीएफ आपको मिल गई, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, एक बार आप कमेंट कर दो, फिर इसके बाद में चले। डोमिनेंस बता दो। ओके अक्षत बेटा, डोमिनेंस बताता हूं मैं। ये क्या है, अरे डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस बता दिया बेटा। और बता क्या बताना है, अरे बता दिया डोमिनेंस, दिख गया डोमिनेंस। इस तरह से क्या पागल बनाते हो हमारे को ये बताइएगा डोमिनेंस होता क्या है, प्रभाविता क्या होती है। बेटा मैं आपको बताता हूं, अक्षत आपकी माताजी और इसके साथ में ही आपके पिताजी, इनके द्वारा भाई साहब कौन सी संतान प्राप्त हुई, अक्षत। कौन सी हुई, अक्षत। माताजी का, पिताजी का कलर है भाई साहब गोरा, माताजी का है सांवला, ठीक है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, अक्षत का जो कलर होता है वो गोरा आता है। क्या आता है, गोरा, ठीक है।
अब मैं यहां पर इनको नाम दे दिया, इनके एलील का नाम दे दिया ए बी पी। ठीक है, किसी भी लक्षण के लिए, गोरा काला के लिए, गोरा के लिए, सांवला के लिए मैंने क्या दे दिया, लक्षण का नाम दे दिया। अब मैं बात करता हूं इन दोनों में मैंने क्रॉस करवाया, इन दोनों में मैंने क्रॉस करवाया, तो बेटा यहां पर मेरे को क्या कलर प्राप्त हुआ, अक्षत को क्या कलर प्राप्त हुआ, गोरा प्राप्त हुआ। तो गोरा मतलब ये, इसका मतलब क्या है, ये प्रभावी है, ये क्या है, प्रभावी है, ये क्या है, डोमिनेंट है। क्या है बेटा, डोमिनेंट है। और ये क्या है, ये अप्रभावी है, क्योंकि ये दिखाई नहीं, अरे ये क्या नहीं हुआ, ये अप्रभावी है, मतलब ये क्या नहीं हुआ, दिखा नहीं, मतलब ये क्या है, रिसेसिव। अरे क्या है बेटा, रिसेसिव है। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिला कि अपने कोई भी पेड़ पौधों में किसी में भी क्रॉस करवा दो, एक लक्षण तो दिखाई देता है, एक का तो दिखाई देगा और दूसरे का दिखाई नहीं देगा। जो दिखाई नहीं देगा, छिप जाता है, उसको रिसेसिव अप्रभावी कहते हैं, और जो दिख जाता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। और इस प्रभाव को, इससे प्रभावी होने के प्रभाव को डोमिनेंस कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, डोमिनेंस कहते हैं। तो अब कमेंट करके बता दो, अब कमेंट करके बता दो, समझ में आ गया क्या? अरे जो भी साथी जुड़े हुए हैं बता दो जल्दी से, फिर इसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी की और बात करें, फिर इनके उनकी बात कर लेते हैं। कमेंट करके बता दो बेटा। ओके सर, देखो अपन बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं आपको टर्मिनोलॉजी में बात करूं, जेनेटिक्स। बेटा मैं नाम लूंगा, उनमें कौन सी क्लियर नहीं है वो मेरे को बता देना। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, ठीक है, इनमें कोई भी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है नाम लिखकर बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले कर दिया। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, इसके साथ में ट्रेट, लिखते रहना साथ में कौन सी नहीं है, फिर वो कमेंट कर देना। इसके साथ में ही बात करते हैं यूनिट करैक्टर, इसके साथ में जीन, एलिल, डोमिनेंट, रिसेसिव, और इसके साथ में होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हाइब्रिड, गैमेट, और इसके साथ में बस इनमें ही बता दो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, बस ये बता दो। इसके बाद में अपन चलेंगे आगे की ओर। ये बता दो कि इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता है, बता दो बेटा, बता दो जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, बता दो, तब तक मैं आपको बताता हूं। अब मेंडल ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में बात करने से पहले उनका कार्यकाल, जीवन काल की बात कर लेते हैं। 1822 में जन्म हुआ, 1884 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1800 जन्म, जन्म कब हुआ, 1822, मृत्यु कब हुई, 1884 में। कब बेटा, 1884 में। अच्छा, जीनोटाइप फिनोटाइप, बेटा वो तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, फिर इसके बाद में भी समझ में नहीं है। अरे एक है जीनोटाइप, एक है फिनोटाइप। इसको लक्षण प्रारूप बोलते हैं और इसको जीन प्रारूप बोलते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान से समझना, लक्षण कहां दिखाई देते हैं, नरेंद्र ध्यान से समझना, लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं, बाहरी रूप से। कहां से, बाह्य रूप से। तो बाह्य जो विशेषताएं हैं, बाह्य जो विशेषताएं हैं उनको क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। जीनोटाइप, जीन, जीन किस में होता है, जेनेटिक्स में। किसमें होता है, जेनेटिक्स में। और इसके साथ में ही जीन क्या है, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिक लक्षण। अब जीन, डीएनए वो अपने अंदर पाया जाता है, वो अपने अंदर, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। बस इस टर्मिनोलॉजी से याद रखना। और कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो। मैंने कहा कि जन्म कब हुआ, 1822 में। इसके साथ में मृत्यु कब हुई मेंडल जी की, 1884 में। और इसके साथ में ही मटर के पौधे का चयन किया था स्टडी के लिए, पाइसम सेटाइव, पाइसम
सेटाइवम। ठीक है, ये क्या है? मटर। ये क्या है बेटा? मटर है। इसके साथ में ही बात करते हैं, 34 किस्मों का अध्ययन किया। 34 किस्मों का अध्ययन किया। लक्षण कितने थे? कि सर 7 अलग अलग लक्षण चुने थे। 7 लक्षणों का इन्होंने क्या किया था? 7 लक्षणों का चयन करके इन्होंने क्या की थी बेटा? स्टडी शुरू की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। कोई कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है तो बेटा वो बिल्कुल कर सकता है। अब इसके साथ में ही चलेगा अपन आगे की ओर। एक बार कमेंट करके बता दो बेटा आगे की ओर चलो कि सर सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे की ओर हमारे को समझा दीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1866 में इन्होंने पाइसम का क्या किया था बेटा? इन पर रिसर्च वगैरह की थी। मटर का ही पौधा चूज क्यों किया? मतलब अपन बात करते हैं क्यों इन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया। तो बेटा सबसे पहला है कि इजी ग्रो एंड मेंटेन, मतलब उगाने और संभालने में क्या थी? आसानी थी। मतलब ये अच्छे से उगा सकते थे। इन्होंने जो हेरिडिटी के सिद्धांतों का जो अध्ययन किया था ना, वो अध्ययन कहाँ पर किया बेटा? वो अध्ययन किया मटर के पौधे पर। किस पर किया? मटर के पौधे पर, क्योंकि वो ग्रो करने में इजी था और मेंटेन भी आसानी से हो जाता। इसके साथ में बात करते हैं शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब बात करते हैं जीवन चक्र छोटा है। और इसके साथ में डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब बात करते हैं जीवन चक्र छोटा होता है और स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए मतलब बात करते हैं इसमें क्या होते हैं, मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत छोटा है। ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा रिसर्च करते करते। इसके बाद में बात करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड बट कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड मैनुअली, मतलब वैसे सब परागण होता है इसमें, पर हस्त परागण भी संभव होता है। मतलब वैसे क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है, पर इसमें क्या हो सकता है? क्रॉस पोलिनेशन भी क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। इसलिए मटर का पौधा क्या किया? उन्होंने चयन किया। ठीक है, अब इसके साथ में ही मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण, 7 लक्षणों का चयन किया था। मैंने आप सभी को बताया था। जैसे कि अपन बात भी कर सकते हैं कौन सा था। पहले बात करते हैं ट्रेट डोमिनेंट रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या है? अप्रभावी। और बात करते हैं डोमिनेंट की, बात करते हैं प्रभावी। तो पहले स्टेम की हाइट टाल मतलब लंबा, और ड्वार्फ मतलब छोटा। छोटा क्या है? अप्रभावी। ये क्या है बेटा? डोमिनेंट। सीड शेप की राउंड रिंकल्ड, रिंकल्ड की बात करते हैं सिकुड़ा हुआ। इसके साथ में सीड कलर येलो ग्रीन, इसके साथ में इन्फ्लेटेड पोड शेप, और इसके साथ में कंस्ट्रिक्टेड। इसके बाद में बात करते हैं पोड कलर ग्रीन, और इधर बात करते हैं येलो, इधर बात करते हैं वॉयलेट कलर, और इधर बात करते हैं व्हाइट कलर। इधर बात करते हैं एक्सियल, इधर बात करते हैं टर्मिनल। तो ये क्या थे? ट्रेट। और उनमें कौन से ट्रेट में कौन सा रिसेसिव था और कौन सा डोमिनेंट था, ये पढ़ने क्या की चर्चा की। 7 लक्षण थे, तो याद रखना हाइट शेप कलर, पॉड से पॉड कलर। इसके साथ में ही बात करते हैं फ्लावर कलर, और इसके साथ में पोजीशन। तो कलर तो 3 याद रखना। सबसे पहले सीड पॉड फ्लावर, ठीक है, 3 तो कलर ही हो गए। फिर इसके बाद में 2 शेप याद रखना, सीड शेप है, और इसके साथ में ही बात करते हैं कौन सा? पॉड शेप है। एक आप अपने आ जाएगी स्टेम हाइट, और एक फ्लावर पोजीशन। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है बेटा। तो ये अपने पास में क्या है? 7 लक्षण है जिन पर जो मेंडल था, मेंडल ने क्या किया बेटा? मेंडल ने वर्क किया। अब आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस की बात करते हैं, डोमिनेंस की बात करते हैं तो प्रभाविता। क्या आता है बेटा? डोमिनेंस की बात करते हैं प्रभाविता, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ठीक है, वो याद आता है डोमिनेंस का जो नियम था, वो नियम किन्होंने दिया था बेटा? वो नियम अपन ने दिया था किन्होंने? कि वो सर वो दिया था मेंडल ने। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, मतलब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है अपन बात करते हैं, जब क्या होते हैं डिफरेंट, 2 अलग अलग एलील प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, ओनली 1 एलील डोमिनेंट, इनमें एक ही क्या होता है? एक ही डोमिनेंट होता है एक्सप्रेस्ड, और अदर रिसेसिव एक क्या होता है बेटा? छिप जाता है।
एक क्या हो जाता है, छिप जाता है, एक डोमिनेंट हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों एलील्स में से एक का तो प्रभावी हो जाना और एक का अप्रभावी हो जाना ही क्या है बेटा, ये प्रभावी क्या है, ये प्रभाविता का नियम है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप इसको कह सकते हो। ये हेरिडिटी का है। हेरिडिटी की बात है कि जब दो एलील है किसी एक लक्षण के, तो अपन बात करते हैं उन दोनों में से एक तो प्रभावी हो जाता है और एक क्या हो जाता है, अप्रभावी। अरे बेटा एक क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। तो अपन बात करते हैं, अरे अपन बात करते हैं, ये अपने क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ये घटनाएं क्या होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मतलब जब किसी विषम युग्मनज जीव में दो अलग अलग एलील होते हैं तो उनमें से केवल एक प्रभावी होता है, एक तो क्या होगा, प्रभावी होगा, और जबकि दूसरा कैसा होगा, दबा हुआ या रिसेसिव आप इसको बोल सकते हो। कैसा होगा बेटा, रिसेसिव होगा, मतलब अप्रभावी दबा हुआ होगा। अब बात करते हैं टाल और ड्वार्फ, मतलब बात करते हैं टी टी और इसके साथ में ही बात करते हैं, इसके साथ में ही बात करते हैं, इधर आता है टी टी। ठीक है, अपन बात करते हैं, ये अपने पास में क्या आ जाता है, ये अपने टाल, ये क्या आ जाता है, टाल आ जाता है, मतलब बात करते हैं लंबा, क्या आ जाता है, लंबा आ जाता है। तो अपन बात करते हैं इधर, इधर दो चीजें हैं, एक लंबा पौधा है, एक इधर क्या है, बौना पौधा। इधर लंबा पौधा आ जाएगा, इधर बौना पौधा आ जाएगा, और इन दोनों की जो अपन बात करते हैं संतति है वो क्या हो जाती है बेटा, वो अपन बात करते हैं वो क्या हो जाती है, वो लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर बेटा इधर क्या है, इधर लंबे का लक्षण है, ठीक है, इधर क्या है, छोटे का है, मतलब बोने का है। तो बेटा ये है ना, ये रिसेसिव हो गया, मतलब इसके लक्षण छिप गए, ये दिखाई नहीं देगा। और ये टी, ये तो अपना लक्षण शो कर रहा है, ये तो अपना लक्षण शो कर रहा है, पर ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला नहीं कर रहा। मतलब अपन बात कर रहे हैं इनमें क्या हो जाएंगे, लंबे, क्या हो जाएंगे बेटा, लंबे हो जाएंगे। तो ये क्या है, लंबे का, ये क्या है, बोने का। ठीक है, इन दोनों का जो है वो क्या हो जाएगा, लंबे के लक्षण हो जाएंगे। अरे किसके हो जाएंगे बेटा, लंबे के हो जाएंगे। तो ये जरूर याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, समझ में आ गया क्या बेटा। अरे लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया क्या, कमेंट करके बता दो, फिर इसके बाद भी चलते हैं आगे की ओर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब विभाजन का नियम। क्या होता है, विभाजन का नियम है। अपन बात करते हैं एक गुण के, एक ट्रेट के कितने एलील होते हैं, कि सिर्फ दो एलील होते हैं। जैसे कि लंबे की बात करते हैं तो टी टी दो एलील हो गए, बोने की बात करते हैं बेटा कितने एलील हो गए, टी और टी। ठीक है, अरे हो गए क्या बेटा, अरे हो गए क्या, कि सर हो गए। अपन बात करते हैं, ये इतना सा बोल रहा है कि लंबे का क्या होता है, टीओटी और कैपिटल, और इसके साथ में स्मॉल की बात करते हैं वो बोलने के लिए होते हैं। अब समझिएगा, गेमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम ये अलग अलग हो जाते हैं। मतलब गेमेट में सिर्फ एक रूप जाएगा, या ये जाएगा या ये जाएगा, एक कोई भी लक्षण होता है, जैसे कि ये हो गए। अब इनमें गेमेट बनते समय क्या आता है, गेमेट बनते समय एक जाता है बेटा, गेमेट बनते समय कितना जाएगा, एक जाएगा, गेमेट बनते समय एक जाएगा। मतलब बात करते हैं गेमेट बनाते समय टी और टी अलग अलग हो जाएंगे। मतलब कोई भी, जैसे कि ये टीओटी है, ये पौधा जब भी गेमेट बनाता है तो इस टी को और इस टी को क्या कर देगा, अलग कर देगा, क्योंकि संतान को एक जो एलील है, एक एलील माता से और एक किससे मिलता है, पिता से मिलता है। ठीक है, तो एक माता का लेगा और एक पिता का लेगा, तो इन दोनों को क्या कर देगा, अलग कर देगा बेटा। अरे क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, विभाजन, इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो बेटा गेमेट बनाते समय एक ही होता है, गेमेट बनाते समय एक ही। मतलब बात करते हैं युग्मक निर्माण के समय
युग्मक का मतलब क्या होता है? गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, दो एलील होते हैं, दो एलील क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। दो एलील क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। एक एलील जाता है युग्मक में, मतलब गेमेट में। अरे गेमेट में कितना जाएगा? गेमेट में ओनली वन एलील जाएगा। कितना जाएगा बेटा? ओनली वन एलील जाएगा। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गेमेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ प्योरिटी गेमेट भी कहा जाता है। ये जरूर याद रखना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट, क्योंकि प्योरिटी भाई साहब एक ही जाएगा। अरे क्या होगा? एक ही जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं दो होते हैं, दोनों में से क्या होते हैं? एक ही जाते हैं गेमेट बनते समय, तो इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गेमेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, लॉ ऑफ प्योरिटी गेमेट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लो ये। ठीक है, इनमें से क्या जाएगा? एक ही जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मतलब स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। कौन सा आता है बेटा? स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की मैं बात करता हूं, तो अपन बात करते हैं अलग अलग लक्षण है अपने पास में, अलग अलग ट्रेड्स है, तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये लक्षण है लंबेपन का, मैं हूं कलर का, तो भाई साहब हम दोनों स्वतंत्र, ये अपनी दिशा में जाएगा, ये अपने साथ में जाएगा, मैं मेरे साथ में जाऊंगा। ठीक है, तो ये अपना लक्षण और मैं मेरा लक्षण, तो ये क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में क्या होते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर, जैसे कि ऐसे नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? कलर काला हो जाएगा, कलर प्रभावित होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि बीज का रंग पीला या हरा है तो बीज का आकार नहीं प्रभावित है, नहीं होगा बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल बात करता हूं, बीज का आकार और बीज का कलर, कलर की बात करते हैं, रंग, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ये दोनों अलग अलग जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? अलग अलग जाते हैं, मतलब इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि संतान में बीज का कलर और क्या जा रहा है? आकार जा रहा है, तो ये स्वतंत्र रूप से जाएंगे। किस रूप से जाएंगे बेटा? स्वतंत्र रूप से। दोनों का आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इन दोनों का कोई आपस में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो ये जरूर आपको याद रखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब बेटा ये ऐसी टर्मिनोलॉजी से याद होगा, वैसे रटने वाले तरीके से याद नहीं होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। यह नियम तभी लागू होगा जब दो या दो से अधिक जीन के जोड़े हो, क्योंकि बात करते हैं एक तो कलर वाला भी होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? आकार वाला होना चाहिए, तभी तो प्रयोग होगा। मतलब ये डाई हाइब्रिड में ही काम में आता है ये नियम। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये पूरा दे रखा है, इसकी टेबल दे रखी है, तो इसको आप लिख लेना। इसके बाद में अपने ये क्या होता है? कंप्लीट होता है बेटा। चारू शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट आए। ये अपने आज मंडल जी के नियम होते हैं। अरे किसके होते हैं बेटा? मंडल जी के नियम होते हैं। तो किस किस साथी को मंडल जी के नियम समझ में आ गए कमेंट करके बता दो। इसके बाद में अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बता दो एक बार जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, बता दो रहे, जल्दी से बता दो। नोट्स वगैरह बनाना और बाकी साथियों को भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन करना। और आप एक परिवार की तरह, हम आपको एक परिवार की तरह रख रहे हैं। 20 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट की भी ले लेते हैं, 40 मिनट की होती है 20 मिनट में भी कर देते हैं। अच्छा समझ आया है? नाइस सर जी, आ गया समझ में। और हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, और हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब जेनेटिक्स एक ही क्लास में समझ में आ जाए तो फिर और तो क्या ही चाहिए बेटा। बना रहे हैं साथ में। और अगर ऐसा लगे ना कि सर ये रिकॉर्डेड लेने का, तभी तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि क्लास को आप रिकॉर्डेड लिया करो, ताकि उससे समझ में आ जाए। और लाइव क्लास का मेरे को बोल दिया करो कि सर संडे को लाइव क्लास ले लो और उसमें हमारे डाउट क्लियर कर दो। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार मैसेज डाल दूंगा कि आपकी संडे की लाइव क्लास होगी और उसमें कोई भी डाउट होंगे वो क्लियर कर लेंगे। बना रहे हैं साथ में, ओके बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके साथ में आप सभी साथी जब बोलते हो ना कि सर जेनेटिक्स समझ में आ गई, उस दिन तो बहुत मजा आता है बेटा, क्योंकि जेनेटिक्स तो बहुत ज्यादा हार्ड समझते, पर अपन हार्ड नहीं समझेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को हार्ड नहीं समझेंगे, बहुत अच्छी भाषा में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा। ओके।
तो मिले नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।